हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक इन द आई बटन, प्लीज़ वॉच इट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइडियोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स, व्यूज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर आप कंज्यूमर के वांट्स, उनके डिज़ायर्स को समझने की कोशिश करते हो और फिर उसी हिसाब से प्रोडक्शन करते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों पे ही जोर दिया जाता है। पहला तो ये कि प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहे और दूसरा उसकी प्राइस। बस यही 2 चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं देखता। प्रोड्यूसर बस ये देखता है कि हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट रहे और वो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत ही कम रखता है। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, बस वो ये देखता है कि हमारे पास हमेशा गुड्स अवेलेबल रहे ताकि कस्टमर जब भी आए हम बेच के पैसे कमाते रहें। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर जोर दिया जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करी जाए इस बात पे ध्यान दिया जाता है। अब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा प्राइस का ही होगा। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट को हम सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यहाँ पर किस बात पे जोर दिया जाता है, यहाँ पर बस कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। आपके पास चाहे जैसा भी सामान हो वो मैटर नहीं करता है, बस आपको अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं ताकि कंज्यूमर जल्दी से अट्रैक्ट होकर सामान खरीद ले। यहाँ पर कंज्यूमर की ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचा जाता है, बस ये एफर्ट दिया जाता है कि हम जल्दी से अपना सामान बेचें और पैसा कमाएं। फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम यूज़र बेस्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जब प्रोडक्शन किया जाता है तब रिसर्च किया जाता है कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोगों की क्या हैबिट्स है, उनकी क्या डिज़ायर है, वो क्या पसंद करते हैं, उसके हिसाब से सामान को बनाया जाता है, उसी हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती है। मतलब यहाँ पर कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचा जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। किसको? फर्म्स को भी, कंज्यूमर्स को भी और सोसाइटी को भी। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट है सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट को हम सोशल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम सिर्फ कंज्यूमर की ज़रूरतों के बारे में सोचते थे, बाकी कुछ भी नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स के इंटरेस्ट, हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री को रिस्क है कहीं ना कहीं। इसीलिए सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट तो करो ही करो, यानी कि आप कंज्यूमर के नीड्स पूरी करो, उनके वांट्स को फुलफ़िल करो, बट साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुँचे। जैसे एक आइडियोलॉजी है कि आप खाना तो खाओ लेकिन साथ में आपको ऐसा खाना खाना है कि वो आपके हेल्थ को थोड़ा भी हार्म ना करे, वो पूरा प्योर हो, पूरा हेल्दी हो। वैसे ही आपको अपने बिजनेस यूनिट के अंदर भी करना है। अपने कंज्यूमर के हिसाब से आप गुड्स बनाइए, लेकिन साथ में आपको अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका इम्पोर्टेंस मेंटेन करके रखो, वो भी लंबे समय तक। तो अपने प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस मेंटेन करने के लिए आप जो भी पॉलिसीज़ डिसाइड करते हो उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं ताकि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहे। कोई भी बिजनेस यूनिट एक्सटर्नल सोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन इंटरनल सोर्सेस को तो वो कंट्रोल कर ही सकता है। तो बिजनेस यूनिट को ये करना भी चाहिए। मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं 4 चीज़ें, यानी कि 4 P, 4 P's। पहला है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन। इन चारों को हम अभी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई गुड्स भी हो सकता है एज वेल एज सर्विसेज भी हो सकता है।
बस कंडीशन ये है कि वो हमारे कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो प्रोडक्ट ही है। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी के पास है और वो बेचना चाहते हैं। अब हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या डिसीजंस लेते हैं? हम डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, और एक बार हमने सामान बेच दिया तो भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर वो सारे काम किए जाते हैं जिससे हम अपने कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पर हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में रखें, या फिर कहीं हमें हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंजेस तो नहीं लाना है, या फिर एक बार हमने अपना सामान बेच दिया फिर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, अगर कोई कंप्लेन आता है तो उसके बारे में सोचना। यही सब काम होता है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। तो ये था प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। अब देखते हैं ब्रांडिंग। आपका प्रोडक्ट आपके बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से अलग लगे, इसीलिए ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांडिंग मतलब होता क्या है? सिंपल, आप अपने लेबल पे कोई नाम, कोई लोगो, कोई डिज़ाइन या नंबर लगा दो जो बाकियों से अलग हो, जिसकी हेल्प से लोग आपका प्रोडक्ट पहचानें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमारे चैनल का लोगो देख सकते हैं, वो हमारे चैनल का ब्रांड है। आपका जो ब्रांड है उसे लीगल अप्रूवल भी दिया जाता है ताकि वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, जिसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ब्रांड से सामान को एक पहचान मिलती है। आपको अपने ब्रांड का नाम इस तरह से रखना है कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ सके एज वेल एज याद रख सके। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर इज टू बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स and no one else can copy it by using name, logo, number, design on the label etc. It is known as branding. डेफिनेशन का सिंपल से आपको मैं मीनिंग बताऊं तो ये है, जब आपका प्रोडक्ट बाकी के प्रोड्यूसर्स से अलग लगे क्योंकि आपने उसकी ब्रांडिंग कर रखी है, और कोई भी उसे कॉपी नहीं करेगा, ना उसका नेम कॉपी करेगा, ना लोगो, ना नंबर, ना डिज़ाइन, कुछ भी कॉपी नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। अब देखते हैं इसके फीचर्स। ब्रांडिंग करने की वजह से क्या होता है? कस्टमर्स को ये फील होता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी है। सेकंड, जब आप लेबलिंग कर रहे हो, जब आप डिज़ाइन बना रहे हो, सिंबल्स बना रहे हो, तब आपको बहुत सारे कलर्स का यूज़ करना है। थर्ड, आपने जो भी लोगो चूज़ किया है उसे आपको अपने पैकिंग पे प्रिंट कर देना है। फोर्थ, आपका जो ब्रांड है वो दिखाता है कि आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं, क्या पर्सनालिटी है, क्या कल्चर है। फिफ्थ, सिंबल एक यूनिक आइडेंटिटी देता है आपको एज वेल एज आपके प्रोडक्ट्स को। सिक्स्थ, सिंबल आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई मुंह से भी बोल सके एज वेल एज उसे इमेजिन भी कर सके। सेवेंथ, अगर आपके सामान का कोई ब्रांड है तो जाहिर सी बात है आपका सामान हाई प्राइस पे बिकेगा। एट्थ, सेलर्स जिनके प्रोडक्ट पे सिंबल लगा हुआ है वो आसानी से अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लेबलिंग। लेबलिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई पीस ऑफ पेपर जो आपने अपने प्रोडक्ट के पैकिंग पे चिपका रखा है, और लेबल की हेल्प से आपके सामान का पूरा इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलता है। लेबलिंग से ही सब पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसका प्राइस कितना है, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सपायरी डेट क्या है। लेबलिंग की वजह से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। कभी कभी तो लेबलिंग पे ये भी लिखा होता है कि आपको सामान को कैसे यूज़ करना है। उस पर टोल फ्री नंबर भी दिया होता है जिस पे कॉल करके आप उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई कंप्लेन भी कर सकते हो। अब देखते हैं लेबलिंग के फंक्शंस, यानी लेबलिंग करने से होता क्या है। सबसे पहला, इससे आपके प्रोडक्ट को हम इजीली पहचान पाते हैं। सेकंड, आपके प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका टाइप कैसा है, सब कुछ लेबलिंग की हेल्प से ही पता चलता है। थर्ड, लेबलिंग की वजह से कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फोर्थ, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो भी कंज्यूमर आसानी से समझ सकता है लेबल को पढ़ के। लेबल की वजह से प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखने लगता है। सिक्स्थ, अगर लेबल लगा हुआ है
तो हम ऐसा मानते हैं कि हाँ वो प्रोडक्ट लीगली सेफ है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों किया जाता है? ताकि हमारा प्रोडक्ट सेफ रहे, लेकिन पैकेजिंग करने की वजह से हमारा प्रोडक्ट बहुत सुंदर भी दिखने लगता है। पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है? बहुत सारी पैकेजिंग आप देखोगे प्लास्टिक से की गई होती है, कुछ क्लॉथ बैग्स से की हुई होती है, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स, कोई प्लास्टिक से, कोई बॉक्सेस से, इस तरह से पैकिंग करी होती है। कोई भी सामान सक्सेस कब होगा? जब उसकी पैकिंग अच्छे से होगी। पैकिंग की वजह से ही सामान को एक प्रोटेक्शन जैसा मिलता है। पैकिंग की वजह से सामान अट्रैक्टिव भी दिखता है, एज वेल एज अगर आपको उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो पैकिंग है तो आप उसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्राइस। किसी भी बिजनेस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है प्राइस डिसाइड करना। प्राइस सेलर के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एज वेल एज बायर के लिए भी। डिमांड और प्राइस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मीन्स अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर आपने प्राइस कम रखा तो डिमांड बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से आपको प्राइस रखना है। अब देखते हैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में प्राइस क्या होता है? तो कंज्यूमर को जो भी फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिला सामान से, उसके बदले जो वो देते हैं उसको कहते हैं प्राइस। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, तो कंज्यूमर्स देते भी हैं और उसे कहते हैं प्राइस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी आप प्राइस डिसाइड करते हो, जो पहला काम आप करते हो वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि प्राइस डिसाइड करते समय आप एस्टिमेशन लगाते हो कि आपको कितना खर्चा आया है प्रोडक्शन करने में। रॉ मटेरियल का कितना खर्चा, कॉस्ट कितना लगा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना लगा है, बेचने में आपको कितना खर्चा आया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको कितना आया है। इन सब का आप एक एस्टिमेशन लगाते हो और तभी प्राइस डिसाइड करते हो। सेकेंड है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आप जब प्राइस डिसाइड कर रहे हो तब आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आपके कंज्यूमर्स का क्या टेस्ट है, यानी वो कौन सा सामान पसंद कर रहे हैं, वो कौन से सामान को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कितने कंज्यूमर आपके सामान को खरीदेंगे, उनका बजट क्या होगा, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। इन सब को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्राइस को डिसाइड करना है। अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो आप उसकी प्राइस ज़्यादा रख सकते हो, अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम रख सकते हो। अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तब आपको प्राइस सोच समझ के रखना है। थर्ड है कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट के प्राइस को। अगर आपके एरिया में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो जो प्राइस उन लोगों ने सेट किया है आपको भी वही प्राइस सेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप उनसे थोड़ा कम ही सेट कर सकते हो ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सको। और अगर आपके फर्म का प्रेस्टीज ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी रखोगे तो भी चलेगा। फोर्थ है गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स। कुछ बिजनेस होते हैं जिनकी मोनोपोली होती है, वो एक ही होते हैं, इसीलिए वो मनमाना कितने भी प्राइस पे सामान बेचते रहते हैं। वैसे बिजनेस यूनिट्स पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो उन पर कुछ लीगल कंट्रोल्स लगा देती है ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट बना ही रहे। तो जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर किसी एक ही कंपनी का मोनोपोली है, जैसे कि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाले कुछ ही कंपनियां हैं, पेट्रोल, डीजल या फिर न्यूज़पेपर के लिए पेपर्स, इन सब के लिए बहुत ही कम कंपनियां हैं, उनकी मोनोपोली है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर बहुत सारे कंट्रोल्स लगा के इन्हें थोड़ा काबू में लेती है। फिफ्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहला है मैक्सिमम प्रॉफिट। कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ से भी मतलब नहीं है, बस उन्हें प्रॉफिट ही चाहिए। मोस्टली ये मोनोपोली के बिजनेस में ही होता है। सेकेंड है टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन दी मार्केट। कभी कभार क्या होता है, कोई नई नई बिजनेस यूनिट होती है तो उन्हें अपनी पहचान बनानी होती है बिजनेस के अंदर, इसीलिए वो लोग बहुत ही कम प्राइस पे सामान बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। थर्ड है टू सस्टेन कंपटीशन। जब कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हो तब बिजनेस यूनिट क्या करते हैं, अपना प्राइस बहुत कम कर देते हैं।
सिक्स्थ है इकोनॉमिक कंडीशन। आप जब प्राइस डिसाइड कर रहे हो तब आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आप प्राइस हाई रखो, लेकिन अगर आपके कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो प्राइस आपको कम ही रखना चाहिए। सेवेंथ है बाइंग बिहेवियर। जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तब आपको अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को भी समझना है कि आपका कंज्यूमर क्या चाहता है, अभी उसकी क्या हैबिट्स है, अभी आपके सोसाइटी में क्या चल रहा है, कल्चर किस चीज़ का है, उसके हिसाब से ही आपको प्राइस डिसाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत है, और ये भी ध्यान दिया जाता है कि कितने क्वांटिटी में हमें उस सामान को वहाँ पहुँचाना है और कब पहुँचाना है। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कंज्यूमर आपको एक जगह से मिल जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह कंज्यूमर फैले हुए हैं और उन्हें आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। उस केस में आप डायरेक्टली तो उन्हें जाके बेच नहीं सकते, तब आप हेल्प लेते हो किसकी? मिडल मैन की, अपने सामान को बेचने के लिए। जब आप अपना सामान मिडल मैन के हेल्प से या फिर होलसेलर या रिटेलर के थ्रू बेचते हो, तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कॉस्ट है वो कम आना चाहिए। अब देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब आप अपने सामान को बेचते हो तो कौन से तरीके होते हैं। पहला तो आप डायरेक्टली बेच सकते हो और दूसरा है इनडायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट सेल्स के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसर खुद अपना प्रोडक्ट बायर तक पहुँचा देता है। प्रोड्यूसर अपना सामान बना के अपने फैक्ट्री में या फिर अपने दुकान या शोरूम में लेकर जाता है और वहाँ से वो डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच देता है। यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं होते हैं। पर इस टाइप की सेलिंग में आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाते हो, इसीलिए सेकंड जो सेलिंग आई है वो है इनडायरेक्ट सेल, यानी कि यहाँ पर बीच में कौन आ जाता है? मीडिएटर आ जाता है। इनडायरेक्ट सेलर में क्या होता है, प्रोड्यूसर अपना सामान तो बना देता है, फिर वो मीडिएटर्स की हेल्प लेता है अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। इनडायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला आता है सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी कि जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है और कस्टमर, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक पर्सन आता है, वो है रिटेलर। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मीडिएटर आता है, इसलिए हम इसे सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा है डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, हम अपना सामान होलसेलर या रिटेलर को दे देते हैं और वो हमारा सामान कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। होलसेलर्स क्या करते हैं, हमसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं एकदम लार्ज क्वांटिटी में, फिर वो रिटेलर्स को बेच देते हैं और फिर वो रिटेलर्स कंज्यूमर को बेच देते हैं। जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सोप, टूथपेस्ट, बैटरी या शेविंग क्रीम, यही सारे प्रोडक्ट्स को हम डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेचते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी कस्टमर के बीच में दो मीडिएटर्स आते हैं, होलसेलर और रिटेलर, इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड है थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में तीन मीडिएटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर सामान बेचता है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स के पास से सामान कौन ले लेता है? एजेंट ले लेता है। एजेंट किसको सामान दे देता है? होलसेलर्स को। होलसेलर अपना सामान थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर्स किसको बेच देते हैं? कस्टमर को। सो होप गाइस आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा। हम कर रहे हैं इस वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बहुत जल्दी आएगा इसका पार्ट 3, उसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए उस वीडियो के आने तक टाटा बाय बाय एंड आउजू।